नादरीन कहते हैं कि जीत हासिल करने से पहले ही सेलिब्रेशंस करना कोई अक्लमंद लोगों का काम नहीं होता। यानी अगर आपने अभी जीत ही हासिल ना की हो और आप पहले से ही मिठाई तकसीम कर रहे हो तो ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। इंडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीत की आने से पहले ही मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है इससे अभी से ही इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा बयान दिया है जो कि इंडिया के बिजनेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पर इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया है ना, ये हमसे बहुत चार्ज करता है, हमारी कंपनीज को तो 100% टैरिफ चार्ज करते हैं। अब उनकी मर्जी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनकी मर्जी है, वो चार्ज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन फिर वो याद रखें कि हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी वैसा ही करेंगे। ये ज़रा आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा सुनिए जिसके अंदर वो ये अल्फाज कहते हुए नज़र आते हैं कि हम भी वही करेंगे इंडिया के साथ जो कि वो हमारी कंपनीज के साथ कर रहे होते हैं। With respect to that, let's just say this: we're going to make great deals, and we have all the cards. And until I came along, don't forget, and Howard was going over the numbers with me last night. We took in $600 billion and more in taxes and tariffs from China. No other president took in 10 cents, not 10 cents, not 10 cents. And no, well, we're going to be doing things. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100%, do we charge them nothing for the same? You know, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. That's a big worried about tariff. You know what? The senators, some of them aren't necessarily business people. When I give नाउ इससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो नरेंद्र मोदी फ्रेंडली नहीं होंगी बल्कि वो अमेरिका फ्रेंडली होंगी। डोनाल्ड ट्रंप हर उस अमल को सपोर्ट करेगा जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो, भले ही वो अमल इंडिया के नुकसान में हो। लिहाजा वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि पहले मिठाइयाँ कभी भी नहीं बांटनी चाहिए, पहले देखना चाहिए कि ये जो बंदा आ रहा है ऑफिस के अंदर इसकी हमारे हिसाब से पॉलिसीज़ क्या होती है ना। ट्रेड तो देखें एक मुद्दा है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है और इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो यकीनन इस बात पे सोच भी रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का इलाका है इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पोजीशन क्या होती है। क्योंकि हमने ये साजिशी थ्योरी जिसको कंस्पिरेसी थ्योरी भी कह रहे होते हैं वो सुनी हुई है कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस क्रिश्चियन लैंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है। शेख हसीना की वो जो मशहूर ज़माना स्टेटमेंट है कि कोई वाइट बंदा जो है वो मेरे से मिला और उसने मुझे कहा कि यहाँ पर हम एक मुल्क बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारी मदद करेंगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, आपके इल्म में होगा, काफ़ी हेडलाइंस बनाई इस स्टेटमेंट ने। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है कि इस रीजन के अंदर जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है, बर्मा का भी कुछ इलाका शामिल है और बकौल शेख हसीना के हमारा भी एक इलाका वो लेना चाहते हैं, हिल ट्रैक्ट्स का इलाका। ना उनके इस स्टेटमेंट में किस हद तक सच्चाई है किस हद तक नहीं इस पे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम कंस्पिरेसी थ्योरी तो है ना। और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर ये जो इंसर्जेंसी चल रही है भारी भरकम किस्म की, ये चीज़ फिर इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को सपोर्ट यूँ भी कर रही होती है कि इन इलाकों के अंदर क्रिश्चियन मेजॉरिटी आबादी है। बांग्लादेश के अंदर चाहे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट हो या दूसरा कोई भी इलाका हो वहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इन इलाकों के अंदर और म्यांमार की जो चिन स्टेट है वहाँ के कुछ इलाकों के अंदर क्रिश्चियन मेजॉरिटी यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इन दो रीजन्स को जोड़ के क्रिश्चियन लैंड बनने की एक भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज होंगी इस रीजन के हवाले से, क्या अगर ऐसी कोई डिज़ाइन है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट करेगा, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मीनवाइल इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया का जो मीडिया है वो अभी से ही फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए। रिसेंटली उल्फा के चीफ को जो बांग्लादेश के एक कोर्ट ने रिलीफ दिया है, यानी उनकी जो सजाए मौत की जो उनका वर्डिक्ट था उसको ओवरटर्न कर दिया गया है, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। तो इस पे वो गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि ये
यूनिस की जो सरकार है उन्होंने डायरेक्टली इंटरफेयर करके ये चीज़ करवाई है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि मोहम्मद यूनिस की सरकार ने ये चीज़ करवाई है। शेख हसीना का जो सेकंड टर्म जब स्टार्ट हो रहा था ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये तमाम तर सज़ाएँ जो है ना, ये उन दिनों की दी हुई हैं इन तमाम मिलिटेंट्स को भी, और इसके अलावा जमात इस्लामी के भी। आपको याद होगा बहुत सारे लीडर्स के ऊपर टॉर्चर भी किया गया था। बुजुर्ग रहनुमा उनके काफ़ी ऐसे भी थे जिनको फांसियाँ दी गई थी रिसेंटली, मेरे ख्याल से 14 से लेकर 16 तक का जो अरसा था, 2014 से 16 तक। ना ये वो अरसा है जब शेख हसीना की जानिब से साजबाज हो रही थी इलेक्शंस के हवाले से, जो सेकंड टर्म उनका स्टार्ट होने वाला था। तो ये उसके कहीं आगे या थोड़ा सा पीछे की स्टोरीज हैं सारी की सारी। तो ये डील का नतीजा थी। सारी जो सज़ाएं दी गई थी मिलिटेंट ग्रुप्स को, वो भी इंडिया से डिक्टेट होके आ रही थी, और इसी तरह से अवामी लीग के जो लोगों को फांसियाँ दी जा रही थी, पाकिस्तान के साथ टाइज ख़राब किए जा रहे थे। ये तमाम तर पॉलिसीज़ न्यू दिल्ली से डिक्टेट हो रही थी और ये एज इट इज़ उसको मान रही थी। इनमें से बहुत सारे केसेस के अंदर एज सच कोई जान नहीं थी, कोई सॉलिड प्रूफ्स वैसे भी नहीं थे। ये सियासी मुकदमात ज़्यादा थे, सियासी तौर पर ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। कोर्ट्स के ऊपर असरअंदाज होकर तो इन लोगों को फांसियाँ भी दी गई, तो कुछ को सजाएं दी गई, इस तरह से किया गया। अब लेकिन ये हुआ है कि जो न्यूट्रल सरकार आई है तो उनके पास तो एज सच कोई सॉलिड प्रूफ है नहीं इन लोगों को सजाएं दिलवाने के हवाले से, लिहाजा केसेस ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है कि नहीं, मोहम्मद यूनिस इनके पीछे। स्वराज्य इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने कहा है कि कम्यूटेशन ऑफ उल्फा चीफ्स डेथ सेंटेंस बाय बांग्लादेश हाई कोर्ट रिवील्स यूनिस गवर्नमेंट्स डीप एंटी इंडिया माइंडसेट। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि द ऑब्नोक्शियस ऑर्डर डिलीवर्ड वेडनेसडे 18 दिसंबर बाय अ 2 जज हाई कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस मुस्तफ़ा जमान इस्लाम एंड जस्टिस नसरीन अख्तर हैज़ बीन इशूड at the behest of the interim government in Bangladesh headed by Muhammad Yunus. The case dates back to April 2004 when 10 trucks of arms, ammunition, explosives and other military hardware meant for the Ulfa were seized by Bangladesh police and Coast Guard while being unloaded at a jetty belonging to a fertilizer company in Chittagong. तो ये उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि ये मोहम्मद यूनिस की सरकार ने असल में करवाया है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या जो सरकारी मशीनरी है उसको इन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई ये केसेस ख़त्म करो इनको। वजह क्या है इसकी, मतलब वो क्या समझते हैं इंडिया के एक्सपर्ट्स के मोहम्मद यूनिस ने ऐसा क्यों किया है। इसके लिए वो कहते हैं कि वेडनेसडेज ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट इन ढाका सेंड्स अ क्लियर मैसेज टू ऑल द रिबेल्स इन द नॉर्थ ईस्ट दैट द यूनिस गवर्नमेंट वुड वेलकम देम एंड प्रोवाइड नॉट ओनली सेफ हेवन्स but also facilitate training, arms and sustenance to them. और आगे मजीद कहते हैं कि it is a clear welcome back message to the militant groups of the northeast. The Hasina government had driven out all the northeast rebel outfits of Assam, Ulfa and the Bodo outfits, Manipur, UNLF and PLA, Bengal, KLO and Nagaland, the NSCN out of the country. अब ये कह रहे हैं कि यूनिस इनको वेलकम करने के चक्कर में है दोबारा से। अच्छा देखिए, इंडियन एक्सपर्ट्स जो है ना और इंडियन मीडिया ये तो आदी हैं असल में नरेंद्र मोदी के तरीक़े वारदात पे। दुनिया जानती है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जजों को प्रेशराइज करके मर्जी के फ़ैसले लेना, ये इंडिया में होता रहा है। राम मंदिर का फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला है, कौन भूल सकता है कि किस तरह से रंजन गोगोई की गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला लिया गया, बाकी के 2 जजों को भी ख़रीदा गया। आखिर में रिटायरमेंट के बाद इस तमाम बेंच को नवाजा गया जिन्होंने ये गैर कानूनी फ़ैसला, जाहिलाना फ़ैसला दिया, इनको नवाजा गया। गोगोई को खुद को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया इनाम के तौर पर। ये चीज़ें इंडिया के अंदर होती हैं इस तरह से, डरा धमका के या लालच देकर जजों से फ़ैसले लेना, ये इंडिया में होता है। बांग्लादेश के अंदर ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं ना आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इन चीज़ों का। इंडियन मीडिया जो कुछ भी लिख रहा है ना, यूनिस की सरकार ने ऐसा किया, क्या एविडेंस है आपके पास? क्या किया यूनिस की सरकार ने? कोई फ़ोन किया है जजों को या कोई कम्युनिकेशन भेजी है कि ये लो इस तरह का फ़ैसला दो? कुछ भी नहीं है था, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं ग्राउंड के ऊपर। ये सिर्फ फर्जी कहानियाँ हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ये जो केसेस बने हुए थे इनके अंदर कुछ ऐसा बड़ा एविडेंस था नहीं असल में। ये जो सज़ाएं आई थी पहले भी, ये न्यू दिल्ली की फरमाइश पे सज़ाएं दिलवाई गई थी, सब्सटेंस नहीं था कुछ भी केस के अंदर। और यही वजह है कि कोर्ट ने वही फैसला दिया है बांग्लादेश की जो कि लीगली बनता था असल में। यहाँ पर सज़ा नहीं बनती थी जहाँ पर, तो उन्होंने नहीं दी सज़ा, जहाँ पर कम सज़ा बनती थी तो उन्होंने कम सज़ा दी है।